Assalamu alaikum. Welcome to this recorded video lecture. इस लेक्चर के अंदर we are going to continue from the point where we left in the last lecture. ठीक है, तो कुछ स्लाइड्स पीछे से शुरू करते हैं. Let us revise what we are talking about and then we'll talk about the new things as well. तो हम पिछली क्लास में we discussed force analysis of internally expanding brakes and clutches. ठीक है, और फोर्स एनालिसिस के बारे में हमने कहा था वी हैड टू ऑब्जेक्टिव्स मेनली. वो दो ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि हमें एक तो सेल्फ लॉकिंग कंडीशन चेक करनी, तो वी हैव टू सी वेदर द ब्रेक इज गोइंग टू सेल्फ लॉक और नॉट, विच इज़ नॉट अ डिजायरेबल क्वालिटी फॉर अ ब्रेक. ठीक, और दूसरी हमने ब्रेकिंग टॉर्क भी डिटरमिन करना है कि कितना टॉर्क बेसिकली आपके शू और ड्रम के बीच में फ्रिक्शन की वजह से जनरेट हो रहा है. ठीक है, तो दैट्स द आइडिया. उसके लिए आई एम गोइंग टू जस्ट स्किम थ्रू ऑल ऑफ दिस एंड जस्ट डिस्कस विद यू कि हमने मोटी मोटी क्या बातें की थी. द डिटेल्स आर ऑलरेडी देयर इन द अपलोडेड लेक्चर. तो हमारे पास चार मुख्तलिफ तरह की फोर्सेस इसमें ऐड करी सिस्टम में. जब आप शू को प्रेस कर रहे हैं अगेंस्ट द ड्रम इज़ द आउटसाइड पार्ट है विच इज़ नॉट शोन. ठीक है, ड्रम इज़ एक्चुअली रोटेटिंग एंड दिस पार्ट इज़ एक्चुअली स्टेशनरी. ठीक है, तो देर इज़ एन एक्चुएटिंग फोर्स जो कि शू को पुश कर रही है. इसकी वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन प्रोड्यूस हो रहा है शू के ऊपर, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है शू के और ड्रम के बीच में. ठीक है, और रिएक्शंस प्रोड्यूस हो रहे हैं पिन के ऊपर. फोर टाइप्स ऑफ फोर्सेस. और ये जो पूरा पार्ट है दिस इज द ब्रेक प्लेट एंड दिस पार्ट इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम. तो इसमें सारी स्टैटिक इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस अप्लाई होंगी. ठीक हो गया, तो मोमेंट की इक्वेशन भी अप्लाई होगी. तो जितनी भी फोर्सेस है सबका कंबाइंड मोमेंट इन द सिस्टम इज गोइंग टू बी जीरो. ठीक हो गया, तो सेल्फ लॉकिंग कंडीशन ये है कि अगर मैं सिस्टम में से एक्चुएटिंग फोर्स को रिमूव कर दूं उसके बावजूद भी मेरे स्टैटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा. दिस वी डू नॉट वांट एक्चुअली इन द सिस्टम. ठीक है, उसके बाद हमने नॉर्मल फोर्स का मोमेंट और फ्रिक्शन फोर्स का मोमेंट ये भी निकाल के देखा था. We talked about the moment of the actuating force. Then we talked about the condition of moment equilibrium. ठीक है, उसके बाद इसके थ्रू हमने कहा अगर moment equilibrium में है तो we can actually find out कि मुझे कितनी actuating force लगानी पड़ेगी सिस्टम में शू को प्रेस्ड रखने के लिए against the drum. और from here we found out that there is a self locking condition which basically is कि अगर ये दोनों मोमेंट बराबर हो जाएंगे then you don't actually need any actuating force and the brake is going to self lock. So what we want to have this mn larger than mf. यानी नॉर्मल फोर्स का जो मोमेंट ऐड कर रहा होगा सिस्टम के ऊपर, नॉर्मल फोर्स ये वाली फोर्स है, इसका जो मोमेंट ऐड करेगा अबाउट द पिन it needs to be more than the moment of the friction force about the pin. ठीक है, this is what we want. Okay. तो coming back, तो अब हम आगे इसके साथ हमने ब्रेकिंग टॉर्क भी निकाला था इस सिस्टम का और हमने रिएक्शंस भी निकाले थे. We did all of this assuming कि मेरी जो आउटर ड्रम है उसकी रोटेशन क्लॉकवाइज है. बट वी देन सेट कि अगर डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी देन वी आर गोइंग टू हैव स्लाइटली डिफरेंट कंडीशंस. अब वो ये है कि मेरे पास सबसे पहली चीज़ है कि मेरी फ्रिक्शन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. इसकी वजह से मेरे मोमेंट इक्वेशन में जो फ्रिक्शन के मोमेंट की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी और मेरी एक्चुएटिंग फोर्स का फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा. तो अब हमारे केस में दोनों चीज़ के ना डिफरेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं. अगर मेरा सेल्फ लॉकिंग का केस है उसका फॉर्मूला अलग है, माइनस वाला है, और अगर सेल्फ लॉकिंग का केस नहीं है तो उसका फॉर्मूला प्लस के साथ आ रहा है. तो यू कैन सी फ्रॉम हियर दैट देयर इज नो वे दैट एफ कैन बी जीरो इन दिस सिस्टम इफ बोथ ऑफ देम आर पॉजिटिव. पॉजिटिव इसलिए बिकॉज इनका माइनस साइन को हम यहाँ पे अकाउंट कर चुके हैं. मोमेंट का माइनस प्लस साइन उसकी डायरेक्शन से लेते हैं ना, तो इफ बोथ ऑफ देम आर एंटी क्लॉकवाइज बोथ ऑफ देम हैव बीन टेकन एज पॉजिटिव, तो प्लस साइन ऑटोमेटिकली कंसीडर हो गया. दीज आर जस्ट मैग्नीट्यूड्स यहाँ पे जो आ सही है. तो हम ये कह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट में अगर डायरेक्शन रोटेशन की चेंज हो जाती है, एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है, देन द सिस्टम डज नॉट सेल्फ लॉक और उसकी वजह से आपकी एक्चुअली रिएक्शन भी चेंज हो जाएंगे बिकॉज फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो गई. तो रिएक्शन बिकॉज समेशन एफ एक्स समेशन एफ वाई से आ रहा था वो भी चेंज हो गया. वी टॉक्ड अबाउट दिस थिंग्स इन डिटेल इन द लास्ट लेक्चर. अब उसके बाद वी स्टार्टेड दिस न्यूमेरिकल और इस न्यूमेरिकल के अंदर वी डिड डिस्कस अ फ्यू पार्ट्स और उसके बाद फिर हम रुक गए थे. तो न्यूमेरिकल को क्विकली रिवाइज करते हैं. क्या न्यूमेरिकल ये है कि देयर इज अ ब्रेक
ठीक है, और उस ब्रेक के अंदर देयर आर टू शूज विच आर आइडेंटिकल इन एवरी पॉसिबल वे, ठीक है, सारी ज्योमेट्री सेम है, पिन सेम जगह पे लगी हुई है, साइज सेम है, थिकनेस सेम है, मटेरियल सेम है, ठीक है, सेम फोर्स अप्लाई हो रही है एक्चुएशन के लिए, ठीक है, तो सेम फोर्स एफ एक्चुएट्स बोथ ऑफ देम, ठीक है, बट दोनों की ओरिएंटेशन डिफरेंट है, एक राइट एज पे लगा हुआ है रिम के और एक लेफ्ट वाली साइड पे लगा हुआ है, ठीक। हमें पता क्या क्या है सिस्टम का, अपना ड्रम का जो रिम का रेडियस पता है, हमें जो है वो विड्थ पता है अपने शूज़ की, हमें फ्रिक्शन कोएफिशिएंट्स पता है, हमें उन्होंने मैक्सिमम प्रेशर बताया हुआ है, पॉसिबल जो मैक्सिमम प्रेशर है ना इन दोनों ब्रेकिंग मटेरियल्स का, वो है 1000 किलो पास्कल्स। अब ये वी टॉक्ड अबाउट दिस, और हम रिवाइज करते हैं कि ये दोनों पे नहीं अप्लाई होगा, ये किसी एक के ऊपर अप्लाई होगा इन दोनों में से, एंड वी नीड टू फाइंड आउट विच वन, एंड विल डू दैट इन द नेक्स्ट स्लाइड। मैक्सिमम प्रेशर पता है हमको, उसके बाद हमें ये पता है कि हमारा जो ब्रेक पैड है, जो जिस ग्रे पार्ट है, ये कितने एंगल्स के ऊपर अप्लाई हो रहा है, क्या ये पूरे शू पे लगा हुआ है, यानी ये पूरा जो आपका ब्रेक शू है इस पूरे के ऊपर लगा हुआ है, या फिर ये किसी सेगमेंट के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है, और देयर इज गोइंग टू बी अ स्टार्ट एंगल, देन देयर इज गोइंग टू बी एन एंड एंगल फॉर दिस ब्रेक पैड थिंग, सही। तो वो जो स्टार्ट एंगल है दैट इज थीटा 1, और जो एंड का एंगल है दैट इज थीटा 2। थीटा हम मेजर कहाँ से करते हैं, थीटा मेजर करते हैं पिन से, तो हम अपना एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस प्लेट, एंड द एक्स एक्सिस पासिस थ्रू द पिन, ठीक है, एंड वाई एक्सिस इज ओरिएंटेड टूवर्ड्स द शू। तो इस केस में एक्स एक्सिस ये होगा राइट शू के लिए, और वाई एक्सिस ये होगा, और लेफ्ट साइड पे द एक्स एक्सिस इज गोइंग टू पास थ्रू हेयर, एंड द वाई एक्सिस इज गोइंग टू बी हेयर, ठीक है, चाहे वो लेफ्ट हैंड एक्सिस सिस्टम बन रहा हो या राइट हैंड एक्सिस सिस्टम बन रहा हो, ये चीज़ भी अगली स्लाइड में आ जाएगी। तो हमारे केस में जो थीटा है, थीटा 1 सिंस माई दिस ब्रेक पैड स्टार्ट्स एट द पिन, दिस एंगल इज 0, तो थीटा 1 हमारे केस में इज 0, एंड थीटा 2 इज दिस 126 डिग्री, सही है। थीटा 1 पता चल गया, थीटा 2 पता चल गया, दिस इज ऑल द इन्फॉर्मेशन वी हैव। अब अगली स्लाइड में व्हाट वी डिड वाज वी सेड, एंड दिस वी आल्सो टॉक्ड अबाउट इन द लास्ट लेक्चर, हमने कहा था कि हमें ये पता लगाना है कि जो मैक्सिमम प्रेशर है, बिकॉज उन्होंने कहा ये हमारी लिमिटिंग कंडीशन है, क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ ये कि मैक्सिमम एक्चुएटिंग फोर्स कितनी रिक्वायर्ड होगी, मैक्सिमम ब्रेकिंग कैपेसिटी यानी ब्रेकिंग टॉर्क कितना होगा, और मैक्सिमम हिंज पिन रिएक्शंस कितने होंगे। ऑल ऑफ दिस मैक्सिमम क्वांटिटीज आर गोइंग टू अकर व्हेन यू अप्लाई दिस प्रेशर लिमिटेशन, जितना आप मैक्सिमम प्रेशर अप्लाई करेंगे उसके हिसाब से ये सारी चीजें ज्यादा होती जाएंगी, ठीक है। तो for this 1000 kilopascal limitation we have to find out all of this, सही है। तो अब हमें ये पता लगाना है कि ये मैक्सिमम कहाँ पे है, उसके लिए हम इस स्लाइड में काम कर रहे हैं, वी हैव टू फाइंड आउट कि क्या लेफ्ट या राइट साइड पे हमारे पास मैक्सिमम प्रेशर आएगा। तो उसके लिए हमने ये काम किया कि हमने सबसे पहले एक्सिस सिस्टम बना दी, जैसे मैंने पिछली स्लाइड में कहा था, पिन के थ्रू एक्स पास होता है और शू की तरफ आपका वाई एक्सिस होता है, तो इस केस में आपका राइट हैंड एक्सिस सिस्टम बन रहा है, ठीक है। दिस आपकी राइट हैंड की फिंगर्स इस डायरेक्शन में कर्ल होती हैं, अगर आपका थंब स्क्रीन से बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा है, ठीक है, एक्स से वाई की तरफ कर्ल हो रही है, और इस केस में आपका लेफ्ट हैंड एक्स से वाई की तरफ कर्ल हो रहा है अगर आपका थंब स्क्रीन से बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो दिस इज अ लेफ्ट हैंड एक्सिस सिस्टम, दिस इज अ राइट हैंड एक्सिस सिस्टम, ठीक है। मोमेंट के फॉर्मूले में मैंने यहाँ पे लिख दिया, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज एक कंडीशन उन्होंने क्वेश्चन में बताई हुई है कि फोर्स जो हमारे पास है एक्चुएटिंग फोर्स, दिस इज सेम फॉर बोथ शूज, ठीक है। एक्चुएटिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास कुछ, ठीक, वो फॉर्मूला क्या है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। सबसे पहली चीज जो आपको देखनी पड़ेगी ना किसी भी क्वेश्चन में जिसमें मल्टीपल शूज हैं, वो आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन से शूज सेल्फ एनर्जाइजिंग है यानी सेल्फ लॉकिंग है, और कौन से शूज हैं जो कि सेल्फ लॉकिंग नहीं हो सकते, ठीक। उसके लिए हम ये देखते हैं कि हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन की क्या डायरेक्शंस होंगी, ठीक। अगर आपके किसी केस में नॉर्मल रिएक्शन, जो नॉर्मल आपका रिएक्शन है उसका और फ्रिक्शन का जो टॉर्क है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, दैट इज अ केस विच कैन सेल्फ एनर्जाइज। अगर आपके नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन के मोमेंट्स दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे होंगे, देन योर सिस्टम इज नॉट गोइंग टू सेल्फ एनर्जाइज, सही है। लेट्स राइट दिस डाउन बेसिकली। तो जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड वाला शू है
इसमें फ्रिक्शन जो हमारा एक्चुएटिंग फोर्स है दैट इज गोइंग टू बी एम एन प्लस एम एफ डिवाइडेड बाई सी। ये फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो फॉर्मूला में मैं नहीं जा रहा, बट ये कि ये दोनों की डायरेक्शन सेम है। अगर मैं इस पिन के अबाउट अपना मोमेंट कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, then this friction force is going to have a clockwise moment and dn is also going to have a clockwise moment, दोनों की सेम डायरेक्शन। राइट साइड के ऊपर हमारे पास पिन के ऊपर अगर हम देखें तो dn का मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज है और फ्रिक्शन का मोमेंट जो fdn है इसका मोमेंट क्लॉकवाइज है, दोनों की ऑपोजिट डायरेक्शन। तो राइट साइड के ऊपर हमारा mn माइनस mf अपॉन c वाला फॉर्मूला लग रहा है। दिस इज द फॉर्मूला विच वी यूज जब हमारे पास सिस्टम सेल्फ एनर्जाइजिंग होता है, यानी वॉली कंडीशन जिसमें सेल्फ लॉकिंग पॉसिबल होती है। लेफ्ट साइड के ऊपर वाला केस लग रहा है जिसमें सेल्फ लॉकिंग पॉसिबल नहीं। चेक कैसे किया हमने? चेक ऐसे किया कि हमने पिन के अबाउट देखा कि मोमेंट्स की क्या डायरेक्शन बन रही हो। इस केस में दोनों मोमेंट्स क्लॉकवाइज हैं, फ्रिक्शन के और नॉर्मल रिएक्शन के। इस केस में नॉर्मल रिएक्शन का एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और फ्रिक्शन का क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूले दोनों में डिफरेंट लगेंगे, एक में सेल्फ लॉकिंग वाला फॉर्मूला लग रहा है, एक में सेल्फ लॉकिंग यानी सेल्फ एनर्जाइजिंग जो नई केस है वो वाला फॉर्मूला लग रहा है। अब इफ यू लुक एट दीज फॉर्मूलेज दोनों केसेस के सेम रहेंगे। अब इन फॉर्मूले के अंदर क्या चीज़ें इंटीग्रल के अंदर आ रही है? इंटीग्रल के अंदर हमारे पास थीटा आ रहा है, आर आ रहा है, ए आ रहा है। थीटा की लिमिट्स हैं थीटा 1 से थीटा 2, दोनों केस में थीटा 1 थीटा 2 सेम है, आर सेम है, ए सेम है। इंटीग्रल इज गोइंग टू रिमेन द सेम फॉर एम एन एंड एम एफ, चाहे वो लेफ्ट शू ले या राइट शू ले, सेम होगा। बी भी सेम है, आर भी सेम है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट भी सेम है, थीटा ए भी सेम है, सब कुछ सेम है। द ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू बी डिफरेंट इज गोइंग टू बी पी। सिर्फ पी एक ऐसी चीज़ है जो कि दोनों लेफ्ट और राइट शू के बीच में चेंज हो सकती है, और ये चेंज होना क्यों ज़रूरी है? दैट इज द क्वेश्चन। द क्वेश्चन रिमेन्स के मतलब पी क्यों डिफरेंट है? पी सेम भी तो हो सकता है, पी डिफरेंट इसलिए है बिकॉज फोर्स सेम है। तो अगर हम दोनों के फॉर्मूले को देखें तो फोर्स इज सेम, प्रेशर लेट्स अज्यूम प्रेशर सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, हमें पता नहीं है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो मैंने उसको इस आई के साथ मिला के ना, तो आई दिस आई बेसिकली इज व्हाट, दिस आई इज बेसिकली दिस एंटायर थिंग प्लस बाहर जो कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है सब कुछ सिवाय पी के, पी के अलावा सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे पास आई के अंदर आ रही। आई इज सेम फॉर लेफ्ट एंड राइट शूज, ठीक हो गया। तो अब जो लेफ्ट शू के अंदर जो पैरेंथेसिस के अंदर टर्म आ रही है दैट इज आई एम एन प्लस आई एम एफ, यानी इंटीग्रल ऑफ द मोमेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन प्लस इंटीग्रल ऑफ द मोमेंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। ये दोनों सम हो रहे हैं, इस केस में दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो दीज टू पैरेंथेसिस कैन नॉट बी इक्वल। अगर ये टर्म सेम है तो लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए प्लस बी एंड दिस इज ए माइनस बी, दे कैन नॉट बी द सेम। अगर ये दोनों डिफरेंट है और एक्चुएटिंग फोर्स सेम है, दिस मीन्स पी हैज टू बी डिफरेंट। इन दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज को आपको डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि आपके पास फोर्स सेम आ जाए। सही, ये बात डिटरमिन हो गई कि प्रेशर इज गोइंग टू बी डिफरेंट इन बोथ द केसेस। जब ये पता चल गया तब हमें ये देखना है कि इन दोनों में से ज्यादा प्रेशर किस में होगा। क्योंकि फोर्स सेम है, छोटी क्वांटिटी को बड़ी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करा के सेम रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। तो अगर मेरे पास मैं इसको देखूं, दिस इज ए प्लस बी, दिस इज ए माइनस बी, ए प्लस बी इज मोर देन ए माइनस बी, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी ट्रू सिंस ये इंटीग्रल्स पॉजिटिव होंगे हमारे पास, ठीक है। तो दिस ए प्लस बी एंड दिस इज ए माइनस बी, दिस इज अ स्मॉलर क्वांटिटी, इसको आपको एक बड़े प्रेशर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कंपेयर टू दिस। ये बड़ा नंबर है, बड़े नंबर को मैं छोटे प्रेशर से मल्टीप्लाई करूंगा या मैं छोटे नंबर को बड़े प्रेशर से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि मेरे पास फोर्स सेम आ जाए। सही, तो व्हाट बेसिकली वी आर गेटिंग एट इज कि जब भी हमको ये देखना होगा कि कौन से वाले शू में हमारे पास प्रेशर ज़्यादा है, वी विल सर्च फॉर द शू विच इज सेल्फ एनर्जाइजिंग। अगर सब कुछ सेम है शू के अंदर, फोर्स भी सेम है, सारी डायमेंशन सेम है, ठीक है, देन द शू विच इज सेल्फ एनर्जाइजिंग यानी वो वाला शू जिसमें फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन के मोमेंट सेम डायरेक्शन में नहीं है, दैट शू विल हैव हायर प्रेशर। तो इस केस में द क्वेश्चन
Which PA needs to be more to get the same F? The answer is the right side one. राइट साइड वाला प्रेशर ज्यादा होगा ताकि मेरे पास फोर्स सेम आ जाए. ठीक, सॉल्व करना मुश्किल नहीं होगा. यू विल जस्ट नीड टू सर्च फॉर वाला केस जिसमें मोमेंट की दोनों जो मोमेंट है फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन के दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट हो. जो जिस भी केस में डायरेक्शन डिफरेंट है उस केस में प्रेशर ज़्यादा होगा. ठीक है, ये चीज़ अगर स्टैब्लिश हो गई है देन वी एक्चुअली नो द प्रेशर ऑन द राइट साइड. राइट साइड का हमें प्रेशर पता है, इट इज़ गोइंग टू बी 1000 किलो पास्कल. हमारे पास मोमेंट की ये फॉर्मूले होते हैं और वी नो द फॉर्मूला फॉर द फोर्स. फोर्स इज इक्वल्स टू एम एन माइनस एम एफ अपॉन सी. ठीक है, तो इफ दिस इज ट्रू तो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वाज फाइंड व्हाट इज द मैक्सिमम एक्चुएटिंग फोर्स. ठीक है, एफ निकालना है. एफ निकालने के लिए आपको एम एन और एम एफ पता होना चाहिए और इनके अंदर हमें पी पता होना चाहिए. तो हमें पी पता चल गया. वी नाउ नो पी. पी ऑन द राइट साइड इज 1000. तो हम अगर राइट साइड से फोर्स निकाल लें तो दैट इज गुड इनफ बिकॉज लेफ्ट साइड की फोर्स भी सेम है. तो हम राइट साइड से फोर्स निकाल लेते हैं बिकॉज राइट साइड पे इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई. एम एन और एम एफ के अंदर पी पता है, बी पता है, आर पता है, ए पता है. ठीक है, थीटा ए पता है. थीटा ए क्या होगा? दैट इज समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड बिकॉज हमने पिछले लेक्चर में एक बात की थी. वो जो बात की थी कि प्रेशर का जो फॉर्मूला था, the formula for pressure was, let me just write it down here. Okay, pressure was P equal to PA upon sine theta A multiplied by sine theta. So this is a sine wave. Pressure is a sine wave. अगर मैं 0 से लेके पाए तक थीटा रख के प्रेशर को प्लॉट करूं तो प्रेशर इज गोइंग टू बी मैक्सिमम एट 90 डिग्रीज. ठीक, तो अगर मेरा शू 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल स्पैन कर रहा है, यानी अगर मेरे शू के अंदर थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्रीज अगर मेरे शू के अंदर आ रहा है ना, तो थीटा 90 इज एक्चुअली थीटा ए. लेकिन अगर मेरा शू इज स्मॉल, इफ माई शू इज सो स्मॉल कि आई ओनली कवर लेट्स से थीटा 2 equals to 70 degrees तक मैं सिर्फ केस कवर कर रहा हूँ. In this case, I am going to limit myself here. So let's assume that this point is 70 degrees. So I'm just putting everything here. Hopefully you guys can follow. So let's just clear what we don't need. So what do we don't need? We don't need this right now. We can, let's remove this as well. ठीक, तो अगर मैं 70 डिग्रीज पे लिमिट कर रहा हूँ अपने शू को, देन दिस प्रेशर इज मैक्सिमम प्रेशर. तो हमारे पास दो केसेस की हमने बात की थी. वो ये थी कि अगर मेरे शू इतना बड़ा है कि उसका थीटा 2 जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा आ रहा है. थीटा 1 पे मैटर नहीं करता कि थीटा 1 कितना है, सिर्फ थीटा 2 मैटर करता है. ठीक है, थीटा 2 अगर 90 डिग्री से बड़ा है देन थीटा ए इज बेसिकली 90 डिग्रीज. लेकिन अगर थीटा 2 90 डिग्री से कम है देन थीटा ए is equals to theta 2. तो दो केसेस हैं. Either theta A is going to be 90 degrees or theta A is going to be theta 2. सही है? अगर this is the case when theta 2 is more than 90 degrees. This is the case when theta 2 is less than 90 degrees. हमने 90 लिखा था, pi by 2 लिखा है, basically the same. ठीक है, तो ये इस चीज़ का ख्याल रखना है. तो हमारे इस वाले केस में क्या हो रहा है? इस वाले केस में ये हो रहा है कि हमारे पास थीटा 2 जो है इट इज़ 126 डिग्रीज मोर देन 90 डिग्रीज. तो थीटा ए इज एक्चुअली 90 डिग्रीज पे थीटा ए है. तो हमें थीटा ए भी पता चल गया, हमें आर भी पता है, हमें ए नहीं पता. ए क्या होता है? ए होता है पिन का रेडियस सेंटर से. तो सेंटर से लेके पिन तक का डिस्टेंस अगर मुझे निकालना है, वो मुझे यहाँ पे इतनी डायमेंशंस पता है कि आई कैन फाइंड इट आउट. तो ये मेरे पास यहाँ पे राइट हैंड ट्राइंगल बन रहा है. ठीक है, जो मेरे पास राइट ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है. इस राइट ट्राइंगल से आई कैन फाइंड आउट व्हाट इज दिस रेडियस ए. दिस इज 112 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर का अंडर रूट विच इज डन हेयर. ए निकल के आ गया. नाउ वी नो एवरीथिंग इन दीज फॉर्मूलाज. सब कुछ पता है. इंटीग्रल्स की हमने लास्ट क्लास में भी बोला था, यू डू नॉट नीड टू शो योर वर्किंग फॉर द इंटीग्रल्स. इफ यू कैन जस्ट पुट दिस इंटीग्रल डायरेक्टली इन योर कैलकुलेटर या फिर किसी ऑनलाइन कैलकुलेटर के ऊपर
एंड यू जस्ट राइट योर आंसर्स एंड से कि मैंने यहाँ से कैलकुलेट किया है, गुड इनफ. दिस इज नॉट अ टेस्ट ऑफ योर इंटीग्रेशन एबिलिटीज. ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलेट करें, सॉल्व फॉर एम एफ, यू आर गोइंग टू गेट एम एफ. कुछ भी नहीं करना, जस्ट इंश्योर करें कि डायमेंशन सब कुछ ठीक डाल रहे हैं, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए डायमेंशंस में. ईजिएस्ट काम ये होता है कि सब कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स में ले जाएं, ऐसा यूनिट्स में ले जाएं, मीटर्स में बात करें, पास्कल्स में बात करें, न्यूटन्स में फोर्सेस रखें. ठीक है, एवरीथिंग इन एसआई यूनिट्स यू गेट न्यूटन मीटर मोमेंट. स्टैंडर्ड है, मिलीमीटर में जाते हुए थोड़ा सा ख्याल करना पड़ता है. ठीक है, यू हैव टू बी केयरफुल विद मिलीमीटर्स. एम एफ आ गया. ठीक है, अब एम एफ आ गया. सिमिलरली यू कैन ऑल्सो फाइंड एम एन. देर इज नथिंग डिफरेंट अबाउट एम एन, सिर्फ फॉर्मूला डिफरेंट है. इंटीग्रल का कैलकुलेटर से डायरेक्टली पूरी टर्म आप कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व कर सकते हैं. ठीक, ओके, दिस इज डन. फोर्स क्या होती है? फोर्स इज एक्चुअली, बिकॉज दिस साइड इज द सेल्फ एनर्जाइजिंग साइड, तो सेल्फ एनर्जाइजिंग वाला फॉर्मूला अप्लाई हो गया. सेल्फ एनर्जाइजिंग हम इसलिए कह रहे हैं बिकॉज दिस shoe can actually stay locked without an actuating force. ठीक है, तो you don't need external energy to keep it locked here. So this is self-energizing. As long as this outer rim is moving, this thing will remain locked. ठीक, एक्चुएटिंग फोर्स के लिए एम एन चाहिए था, एम एफ चाहिए था, सी चाहिए था, सब कुछ इसमें हमें डायरेक्टली गिवन था. वी नो एवरीथिंग, वी जस्ट पुट एवरीथिंग देयर. सही है, डायरेक्टली निकल के आ गया. सी कितना है इसमें? सी क्या होता है? पिन से लेके एफ तक का नॉर्मल डिस्टेंस होता है. ठीक है, हमने मोमेंट लिखा था एक्चुएटिंग फोर्स का एफ सी. ठीक है, तो सी इज द नॉर्मल डिस्टेंस ऑफ एफ फ्रॉम द पिन. एफ से लेके पिन तक का नॉर्मल डिस्टेंस, चूंकि एफ हॉरिजॉन्टल है, डिस्टेंस वर्टिकल होगा नॉर्मल, तो दैट इज 100 प्लस 112, तो दैट इज रिटन हियर. सही है, तो एफ निकल के आ गया. सेकंड पार्ट, ये दिस इज पार्ट ए. ठीक है, पार्ट ए ये था. पार्ट बी था कि ब्रेकिंग टॉर्क कितना होगा. ठीक है, ब्रेकिंग टॉर्क का हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला गिवन है, तो यू हैव अ फॉर्मूला फॉर ब्रेकिंग टॉर्क, और बुक के अंदर जो फॉर्मूला गिवन है उसमें इंटीग्रेशन भी परफॉर्म हुई हुई है. यू जस्ट नीड टू प्लग एवरीथिंग एंड यू आर गोइंग टू गेट द टॉर्क. अब हमारे पास इधर मसला क्या है? इधर मसला है कि देयर आर टू शूज. दोनों शूज जो हैं वो अपना अपना ब्रेकिंग टॉर्क प्रोवाइड करेंगे, और वो डिफरेंट होगा बिकॉज इसके अंदर प्रेशर भी आ रहा है. तो सिंस बोथ द शूज आर गोइंग टू हैव डिफरेंट प्रेशर्स, दे आर गोइंग टू प्रोवाइड डिफरेंट ब्रेकिंग टॉर्क्स. ठीक हो गया. तो अब इफ दैट इज द केस, देन हमें राइट साइड पे तो वी नो एवरीथिंग. राइट साइड वाले शू का हमें प्रेशर भी पता है और बाकी सारी चीज़ें भी पता हैं, तो वी कैन जस्ट प्लग एवरीथिंग इन एंड वी कैन फाइंड आउट द टॉर्क दैट इज गोइंग टू बी ऑन द राइट साइड. ठीक है, राइट साइड वाला टॉर्क हमें पता चल गया. लेफ्ट साइड वाला टॉर्क हमें नहीं पता, तो लेफ्ट साइड वाले टॉर्क निकालने के लिए हमारी कुछ चीज़ें मिसिंग है. अब सेम फॉर्मूला अगर मुझे लेफ्ट साइड पे अप्लाई करना है, उसको अप्लाई करने के लिए मुझे पहले प्रेशर निकालना पड़ेगा. ठीक है, आई नीड टू फर्स्ट फाइंड आउट द प्रेशर. अगर मुझे प्रेशर पता चल जाता है, देन आई कैन प्रोसीड एंड अप्लाई द एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला ऑन द लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड का प्रेशर भी निकल के आ जाएगा. सो द क्वेश्चन कम्स कि हम प्रेशर कैसे निकालें. प्रेशर निकालने के लिए हमें ये रिमेंबर करना है कि हमें लेफ्ट साइड के बारे में पता क्या है. हमें लेफ्ट साइड के बारे में एम एन और एम एफ के फॉर्मूले में से सिर्फ प्रेशर नहीं पता, बाकी सब कुछ पता है. और फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट हमें एक और चीज भी पता चल गई है, विच इज द फोर्स एफ. ठीक है, तो अब लेफ्ट साइड पे हमें फोर्स एफ भी पता है और एम एन और एम एफ भी पता है, एक्सेप्ट फॉर पी. तो इफ आई रिमेंबर कि मेरा जो कोई ब्रेक शू होता है विच इज नॉट सेल्फ एनर्जाइजिंग, the formula for force applicable on it is what? It is Mn plus Mf divided by C. F मुझे पता है, C मुझे पता है. If I can find out these two quantities as functions of P, then I can actually find out its PA. ठीक है, maximum pressure. If I can find out Mn and Mf as a function of PA, only unknown in the system will be PA. कोई नई चीज नहीं है. इंटीग्रल अगर आपने पहले से कैलकुलेट किए हुए, इफ यू सी द इंटीग्रल्स आर गोइंग टू रिमेन द सेम.
अगर आपने इंटीग्रल निकाले हुए, इंटीग्रल में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर नहीं निकाले हुए तो अगर पूरा पहले एक साथ किया तो तब ये दोबारा कर लीजिए, देयर इज़ नथिंग न्यू है। सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है कि mn और mf को एज अ फंक्शन ऑफ pa निकाल लीजिए। लाइक एवरीथिंग एल्स सॉल्व इट और pa रिमेन्स एज इट इज, यू गेट दिस। अब ये 788/1000 बुक का मैंने कॉपी किया हुआ है, आई डिडंट राइट इट, बट यू आर गोइंग टू गेट दिस थिंग डायरेक्टली 0.788 pa। ठीक है, आप सब कुछ डाल दीजिए, यू आर गोइंग टू गेट 0.788 pa, यू आर गोइंग टू गेट 0.304 pa। सही, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि आपने कोई यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन वगैरह की वजह से 1000 नहीं आ रहा। अगर आप सब कुछ सही यूनिट्स के अंदर इस फॉर्मूलों के इन फॉर्मूले में डाल रहे हैं, यू आर गोइंग टू डायरेक्टली गेट दीज रिजल्ट्स। ठीक, आपको कोई एक्स्ट्रा यूनिट कन्वर्जन्स करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो मूविंग ऑन, व्हाट एल्स डू वी हैव? mn पता है, mf पता है, f का फॉर्मूला लगा दें। f हमें पार्ट ए से पता चल गया था, तो वी नो f, वी नो एवरीथिंग इन दिस फॉर्मूला एक्सेप्ट फॉर pa। अगर हमें pa पता चल जाएगा, देन आई कैन प्लग एवरीथिंग इनटू द फॉर्मूला फॉर टॉर्क, और मैं टॉर्क भी निकाल सकता हूँ। तो हमने किया क्या, हमने उस इक्वेशन से pa निकाला, और फिर उसको हमने प्लग इन कर दिया इन द फॉर्मूला फॉर टॉर्क। प्रेशर इज डिफरेंट इन दिस फॉर्मूला फॉर द लेफ्ट साइड, बाकी सब कुछ सेम है। बिकॉज प्रेशर इज डिफरेंट, ये टॉर्क डिफरेंट निकल के आएगा। ठीक है, थीटा ए स्टिल 90 डिग्रीज बिकॉज लेफ्ट साइड भी एग्जैक्टली आइडेंटिकल है राइट साइड के, तो थीटा ए इज एट 90 डिग्रीज। TL निकल के आ गया। टोटल ब्रेकिंग टॉर्क इज सिंपली अ सम ऑफ द टू साइड्स। अगर 4 ब्रेक शूज होते तो चारों का सम हो जाता। ठीक है, टोटल ब्रेकिंग टॉर्क इज सम ऑफ ऑल द शूज, बस और कुछ भी नहीं है। तो टोटल ब्रेकिंग टॉर्क पता चल गया इस तरीके से। सही है, होपफुली यू आर गेटिंग दैट दिस इज जस्ट एन एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला। आपको कुछ इंट्रिकेसीज़ जो आइडेंटिफाई करनी है। एक तो सबसे पहली चीज़ ये थी कि हमें ये ढूंढना था कि मैक्सिमम प्रेशर किस साइड पे है। दैट इज़ अ ट्रिकी पार्ट, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। थीटा ए को करेक्टली आइडेंटिफाई करना इज़ अ ट्रिकी पार्ट। ठीक है, उसके अलावा इट्स जस्ट डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूलाज और कुछ भी नहीं है। इफ़ यू वांट यू कैन इवन कैलकुलेट द इंटीग्रल्स बिफोर हैंड। आप इन सिंबॉलिक इंटीग्रल्स को पहले से कैलकुलेट करके अपने पास रख लें, टाइम बचेगा। यू कैन इवन टाइप दीज इक्वेशंस बिफोर हैंड, कीप देम एट हैंड, ताकि जब सवाल सॉल्व करना पड़े इन एग्जाम्स यू ऑलरेडी हैव समथिंग टाइप्ड टू प्लग इन टू द इंटरनेट इंटीग्रल कैलकुलेटर इफ यू आर यूजिंग इट। ठीक है, तो क्योंकि आप असाइनमेंट वगैरह के लिए इस चीज़ को ऑलरेडी कर रहे होंगे, असाइनमेंट के लिए, क्विज के लिए, तो कीप इट एट हैंड, दिस इज गोइंग टू हेल्प। ठीक, अच्छा ये चीज़ भी हो गई। फाइनल पार्ट जो था ना, फाइनल पार्ट इज जस्ट टू कैलकुलेट द रिएक्शन फोर्सेस। अगेन यू नीड टू रिमेंबर के 2 केसेस हैं। एक केस है सेल्फ एनर्जाइजिंग वाला और एक केस है नॉट सेल्फ एनर्जाइजिंग वाला। ठीक है, दोनों के लिए रिएक्शन फोर्सेस के फॉर्मूले डिफरेंट हैं, तो वी हैव टू कंसिडर इट। ठीक है, तो जो राइट शू है उसके लिए सेल्फ एनर्जाइजिंग वाले शू का फॉर्मूला अप्लाई होगा रिएक्शन फोर्सेस का, और जो लेफ्ट शू है उसमें नॉट सेल्फ एनर्जाइजिंग वाले शू के फॉर्मूले अप्लाई होंगे। बुक पहले हमने रिएक्शन फोर्सेस के कंप्लीट इंटीग्रल वाले लंबे फॉर्मूले पढ़े थे बुक के अंदर। इन्हीं के लिए उन्होंने क्या किया, इंटीग्रल्स को उन्होंने सेपरेट करके लिख दिया, जस्ट टू हाईलाइट कि सेल्फ एनर्जाइजिंग हो या ना हो, इंटीग्रल्स रिमेन द सेम। ठीक है, तो इंटीग्रल सेम रहते हैं तो आप उनको डायरेक्टली इंटीग्रल्स एक दफ़ा कैलकुलेट करके दोनों साइड्स को के लिए सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मुझे सब कुछ पता है, इफ़ आई नो एवरीथिंग हेयर विच आई एक्चुअली डू, मुझे थीटा 1 पता है, थीटा 2 पता है, मुझे एफ पता है, प्रेशर पता है, बी पता है, आर पता है, थीटा ए पता है, एफ एक्स और एफ वाई हमें एक्चुअली देखना पड़ेगा कि कैसे निकलेगा। एंड आई डू नॉट हैव द फिगर हियर, तो दैट इज समथिंग आई विल हैव टू गो बैक। ठीक है, हमारे पास एक फोर्स है एफ। ठीक है, इस फोर्स के एक्स और वाई कंपोनेंट्स क्या होंगे? इनफैक्ट लेट अस गो बैक टू द पार्ट वेयर आई हैड द एक्स एंड वाई एक्सिस, दिस इज गोइंग टू हेल्प, राइट? सो या ठीक हो गया। लेट्स चेंज द कलर ऑफ द पॉइंटर। ओके,
तो नाउ व्हाट वी वांट टू डू इज वी वांट टू सी कि ये f के x और y कंपोनेंट्स क्या हों. हमें x और y एक्सिस कौन से यूज करने हैं, जो ये ग्रीन से शो हो रहे हैं, द वंस विच वी हैव डिटरमाइंड फॉर दिस शू. हर शू का अपना x y है, ठीक है. तो x and y components that we are looking for are essentially these components. So this is your fx and this is your fy. एंगल कैसे निकलेंगे? हम एंगल ऐसे निकालेंगे कि हमें ये पता है कि x एक्सिस के साथ, x एक्सिस का जो वर्टिकल के साथ एंगल है, दिस एंगल इज 24. तो दिस एंगल इज 24. सही है. तो जब भी किसी भी दो लाइन के बीच का एंगल पता होता है आपको, तो अगर मैं इन दोनों लाइनों के नॉर्मल्स ड्रॉ कर दूं, ठीक है, तो दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस. अगर दो लाइनों के बीच को आपको एंगल पता है तो इनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी सेम एंगल होता है. तो वर्टिकल के बीच में और एक्सिस के बीच में जो एंगल है वो क्या होगा, वो y एक्सिस और हॉरिजॉन्टल के बीच में होगा. x और वर्टिकल लाइन है, y एक्सिस और हॉरिजॉन्टल लाइन है. तो दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल. सो दिस एंगल राइट हियर इज गोइंग टू बी 24 डिग्रीज. ठीक है. तो बहुत सिंपल सी ज्योमेट्री थी, बट जस्ट टू रिवाइज आई डिड इट हियर. तो x और y कंपोनेंट्स ऑफ f निकालना इज नॉट डिफिकल्ट. जस्ट नीड टू रिमेंबर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एंगल्स. ठीक है, वो किस तरह लाइनों के बीच में एंगल निकालते हैं वो हमें पता होना चाहिए. यू कैन फाइंड इट आउट. तो everything essentially now is known in this. There is no new information required. You just need to plug everything and calculate the results. आप rx और ry निकालेंगे, उससे आपके पास दोनों कंपोनेंट्स आ जाएंगे. टोटल रिएक्शन निकालना है, पाइथागोरियन सम ले लीजिए. ठीक है, टोटल रिएक्शन पता चल जाएगा. सेम काम हम जो है वो लेफ्ट वाले शू के लिए भी कर सकते हैं. नाउ जस्ट चेक कि rx और ry के अंदर जो फॉर्मूले के अंदर प्लस और माइनस साइन है वो स्विच हो रहे हैं. यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस कि लेफ्ट और राइट शू में फॉर्मूले डिफरेंट है. सेल्फ एनर्जाइजिंग और नॉट सेल्फ एनर्जाइजिंग वाले केसेस डिफरेंट होते हैं. जस्ट नीड टू रिमेंबर इट. If that is understood, then we can simply apply the same principle to the left shoe and get its result as well. तो इसमें कोई स्पेशल चीज़ नहीं हो रही. इंटीग्रल्स हमने पहले से कैलकुलेट किए हुए थे. प्रेशर लेफ्ट साइड का हमें पता है, बी आर थीटा ए सेम है, एफ सेम है, प्लस और माइनस साइन स्विच हो गया. एफ एक्स और एफ आई भी एसेंशियली सेम है. ठीक है, एफ एक्स और एफ आई में कोई डिफरेंस नहीं है. तो once that is known, just plug everything in, get the reactions. उसका पाइथागोरियन सम ले लीजिए, टोटल रिएक्शन आ जाएगा. बुक में इस पूरे केस की एक विजुअलाइजेशन के लिए उन्होंने एक स्कीमेटिक ड्रॉ की हुई है. दिस इज नॉट समथिंग एसेंशियली रिक्वायर्ड ऑफ यू, बट दिस हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द एंटायर केस. इस पर्टिकुलर केस में हमने एक शू था जो कि एक सर्टेन डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था. सॉरी, ड्रम एक सर्टेन डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था. दिस ब्रेक प्लेट वाज स्टैटिक. ठीक है, तो आपका ड्रम जो आपका व्हील है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है. आपने एक्चुएटिंग फोर्स दोनों शू के ऊपर सेम लगाई. उसकी वजह से आपके पास जो रिएक्शंस प्रोड्यूस हो रहे हैं वो दोनों पे सेम नहीं है, डिफरेंट है. एंड दे हैव एक्चुअली स्केल्ड द रिएक्शंस हियर. तो रिएक्शंस का जो स्केल है इट इज़ वेरी डिफरेंट फॉर बोथ द केसेस. ठीक है, बड़ा करके दिखाया हुआ है इधर. अब हमने पीछे देखा था कि हमने जो ब्रेकिंग टॉर्क निकाला था दो केसेस का, द ब्रेकिंग टॉर्क वाज आल्सो नॉट द सेम. जो टी आर और टी एल है वो भी ट्वाइस से भी ज़्यादा है राइट साइड पे. ठीक है, तो दैट इज़ वाई वी नीड टू डिफरेंट शूज. ठीक है, क्यों? क्योंकि जब आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं देन वन साइड शू इज एक्चुअली लीडिंग द ब्रेकिंग एफर्ट, और जब आप ऑपोजिट साइड मूव करोगे तो ऑपोजिट वाले साइड वाले शू जो है वो सेल्फ एनर्जाइजिंग बन जाएगा, वो लीड करना शुरू हो जाएगा आपकी एफर्ट. सही है, तो इसीलिए आप सिमेट्रिकली प्लेस करते हैं. आप एक शू नहीं लगाते कभी भी. वन शू इज नॉट गोइंग टू हैव द सेम परफॉर्मेंस इन बोथ डायरेक्शंस. अगर आप सिर्फ एक शू लगाएंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो आपके पास ब्रेकिंग टॉर्क मिल रहा होगा और रिवर्स डायरेक्शन में मिल रहा होगा, दैट इज गोइंग टू बी डिफरेंट. दैट इज वाई यू नीड ए सिमेट्रिकल अरेंजमेंट, ताकि आपको दोनों डायरेक्शन में सेम टाइप की एफर्ट नजर आ रही हो. सही है, तो दिस इज जस्ट समथिंग एक्स्ट्रा विच वी कैन एक्नॉलेज फ्रॉम दिस फिगर. ठीक, तो essentially this numerical covers today's lecture. हम एक चीज़ को थोड़ा सा देख लेते हैं which is nothing new actually.
जो एक्सटर्नली कॉन्ट्रैक्टिंग क्लच और ब्रेक सिस्टम होता है विच इज सॉर्ट ऑफ सिमिलर टू व्हाट वी आर डूइंग, इनफैक्ट जो हमारी मैथमेटिक्स हम यूज़ करते जा रहे हैं सेम मैथमेटिक्स इसके लिए भी यूज हो जाएगी। इसमें हो क्या रहा है, सेम टाइप की अरेंजमेंट है बट इंस्टेड ऑफ हैविंग दिस शू ऑन द इनसाइड ऑफ द ड्रम यू हैव इट ऑन द आउटसाइड। ठीक, तो दिस इज नाउ योर ड्रम। तो व्हील अगर आपका कोई है जो शाफ्ट है वो इस डिस्क के साथ कनेक्टेड और दिस एंटायर थिंग इज रोटेटिंग एंड द शू इज स्टैटिक। और शू को आप एक्सटर्नली प्रेस कर रहे हैं अपनी रोटेटिंग डिस्क के ऊपर। ठीक है, पिन अभी भी हुआ हुआ है आपका शू, जो आपका ये ब्रेक शू है पिन अभी भी हुआ हुआ है, और एक तरफ आप उसकी फोर्स F लगा रहे हैं, फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी भी C है, नॉर्मल रिएक्शन भी प्रोड्यूस हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स भी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, वी हैव एग्जैक्टली द सेम केस, प्रेशर भी सेम तरीके से डिफाइन होगा, मोमेंट के फॉर्मूले बिल्कुल सेम निकल के आएंगे, आपके पास मोमेंट इक्विलिब्रियम भी सेम आएगा, यू आर स्टिल गोइंग टू गेट some self-locking conditions and if the direction switches the self-locking condition will change। ठीक है, तो आपके पास दोनों डायरेक्शन के लिए या तो सेल्फ लॉकिंग कंडीशन नहीं होगी या होगी। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस अगेन इन नेक्स्ट क्लास। आई एम जस्ट शोइंग यू कि देयर इज नथिंग न्यू गोइंग ऑन हियर। तो अगली क्लास में हम इसकी थोड़ी सी मैथमेटिक्स को देख के एंड देन वी आर गोइंग टू लुक एट अ प्रॉब्लम ऑफ दिस केस, ताकि इस चीज़ को भी हम अच्छे से समझ सकें। ठीक है, रिएक्शंस के भी फॉर्मूले सेम है। ठीक है, तो एक्चुअली व्हाट यू आर गोइंग टू फाइंड आउट इज नथिंग इज चेंजिंग इन दिस केस, ऑल द formulas that we have learned apply here, सेम फार्मूले अप्लाई हो रहे हैं, चाहे वो ब्रेकिंग टॉर्क का हो चाहे वो रिएक्शंस के हों। सिर्फ हमारे पास एक चीज़ का चेंज है, वो ये कि पहले हमारे पास क्लॉकवाइज रोटेशन के केस में इंटरनली जब हम केस ले रहे थे उसमें क्लॉकवाइज रोटेशन के केस में हमारे पास सेल्फ लॉकिंग हो रही थी, अब एंटी क्लॉकवाइज केस में हमारे पास सेल्फ लॉकिंग हो रही है। अगेन आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग अ फ्यूचर लेक्चर, सो आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर राइट नाउ। इसको हम अगले लेक्चर में रिव्यू करेंगे इस वाले पार्ट को। देयर इज़ नो मैथ्स टू डिस्कस, एसेंशियली सेम मैथ्स है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम लोग अगली क्लास में इस एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टिंग शू का न्यूमेरिकल उठाते हैं एंड एंड ऑफ चैप्टर प्रॉब्लम से, एंड वी ट्राई टू सॉल्व इट एंड देन वी आर गोइंग टू लुक एट वन मोर टाइप आफ्टर दिस। तो let's end this lecture here, and if you have any problems, any questions, you don't need to wait till the next class. You can contact me directly through any way you can find. If you can contact me on Facebook, do it. WhatsApp से करना है WhatsApp से कर लें, email करनी है email कर लें। ठीक है, तो whatever way you think is okay उससे contact कर लीजिए। Don't wait around. If you are watching the lecture and you stuck at some point in between, send me a WhatsApp or a Facebook message. Maybe hopefully I'll be available and I'll answer you immediately. ठीक है, तो let's end this here. Assalamu alaikum.